नमस्कार बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूनम शर्मा, +2 GSM कन्या उच्च विद्यालय जेल प्रेस गया। हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को चलचित्र पढ़ाई थी। उसमें सत्यजीत राय द्वारा फिल्म कैसे निर्माण किया जाता है, क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं, उसके विषय में आप लोगों को बताई थी। आज मैं दिगंत भाग 1 के अंतर्गत एक विषय है भोगे हुए दिन, उस विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। और गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी विषय में पढ़ाई होती है, कृपया उन विषयों को आप पढ़ें और उनसे लाभ लें। ठीक है, अब हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। सबसे पहले बच्चों, यह कहानी है हिंदी साहित्य में नई कहानी की ओर। यह विषय जो है आपको संकेत करती है कि हिंदी भाषा में नई कहानी में क्या उसकी समझ है, कैसे हम जानेंगे कि ये नई कहानी के बारे में हम जानेंगे। देखो बच्चों, नई कहानी की शुरुआत 1950 ईस्वी की बाद ही हो चुकी है, लेकिन हमारी जो लेखिका है 1970 के बाद इनकी लेखनी कहानी के ऊपर चली और ये अपने समसामयिक लेखिकाओं के बीच इनका स्थान है। किन विषयों पर इनका लिखना हुआ? ऐसे तो ये मुस्लिम वर्ग के मध्य वर्गीय परिवारों पर तो लिखी ही, साथ ही नारी पर, दलित वर्ग पर, आदिवासी पर, पिछड़े वर्ग पर, अनुसूचित जनजाति, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उन पर इनकी लेखनी चली। ठीक है, अब हम स्लाइड के ऊपर ध्यान देते हैं। अब इनके जन्म के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। देखिए, भोगे हुए दिन, पाठ का नाम है भोगे हुए दिन। देखो बच्चों, आप लोग जानते होंगे भोगे हुए दिन, इसमें 2 अर्थ आते हैं। भोगे हुए दिन के मतलब अच्छा दिन भी और खराब दिन भी। हम लोग काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से एक अलंकार आता है, उसमें यमक अलंकार है। उसमें है कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। या तो कनक मतलब सोना होता है, एक सोना पाकर आदमी बौरा जाता है, और नहीं वो इतना मतलब धनवान बन जाता है। कनक मतलब सोना, और एक कनक धतूरा खाकर आदमी बौरा जाता है। तो यहाँ पर भोगे हुए दिन 2 अर्थ में लिए जा सकते हैं। भोगे हुए दिन के मतलब अच्छे दिन और एक खराब दिन। तो देखिए, हमारे जो लेखिका हैं अच्छे दिन की चर्चा कर रही है कहानी में। वो अच्छा दिन अब रहा नहीं, अब वो दिन स्थिति खराब हो चुकी है, इसीलिए भोगे हुए दिन। आपका पाठ से पता चलता है कि भोगे हुए दिन, तो भोगे हुए दिन जो लेखिका के कहानी के पात्र हैं, इनके पूर्व की स्थिति अच्छी थी, अब इनकी स्थिति खराब हो चुकी है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अब हम इनके बारे में बाद में बताऊंगी कहानी को, पहले हम इनकी लेखक परिचय है, इनका परिचय हम जान ले। लेखक का नाम है मेहरुन्निसा परवेज। अब इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1944 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, जिला बालाघाट, पहला गांव का नाम है। और इनके पिताजी थे A.H. खान। अभिरुचि, इनकी अभिरुचि क्या थी? सामाजिक सक्रियता। समाज के जो लोग दबे कुचले थे उनके ऊपर इनकी दृष्टि जाती थी और इनका लेखनी में लेखबद्ध हो जाता था। बस्तर के आदिवासियों और शोषित दलित जातियों समुदायों की बेहतरी के लिए लेखन। इनका लेखन किस विषय पर रहा? लेखन रहा आदिवासियों की। इनकी बस्तर जो गांव में दबे कुचले लोग थे उन पर इनकी लेखनी चलती थी, ये कथाएं लिखती थी।
और शोषित दलित जाति पर समुदायों पर बेहतरी के लिए, इनके अच्छाई के लिए, ये अच्छा कर सके वैसी इनकी लेखनी होती थी, कथाएं होती थी जो समाज जाने और इनकी बेहतरी का प्रयास करे। ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश की बस्तियां, मध्य प्रदेश की बोलियां, वहाँ क्या क्या हिंदी उर्दू के अलावे वे और भी भाषाओं की जानकारी रखती थी, जैसे हल्बी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मालवी आदि का अच्छा जानकारी है। और गतिविधियां देखिए, उसके अलावे ये क्या किए, उसके अलावे 1995 में चरारे शरीफ में हिंसा के समय गांधी शांति मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में कश्मीर गई। लंदन, फ्रांस, रूस आदि की साहित्यिक सामाजिक सद्भाव यात्राएं भी इन्होंने की। उस सम्मेलन में इनका भागीदारी थी। अब देखिए एक सम्मान क्यों दिया जाता है बच्चों? जब हम अच्छा काम करते हैं तो सरकार समाज हमको सम्मान देती है, उसके लिए हमें पुरस्कृत करती है, तो इनको भी सम्मान मिला। इनकी लेखनी थी कोरजा पुरस्कार है, उस पर इन्हें सम्मानित किया गया। कोरजा उपन्यास पर मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा पुरस्कार मिला? अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह जूदेव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार इसी उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान भी इन्हें दिया गया, उसे सम्मानित किया गया। और 1995 में लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में विशिष्ट सम्मान इन्हें दिया गया। 95 में, और भी बाहर लंदन में, भारत से बाहर विदेश में। 2003 में भारत भाषा भूषण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया, 2003 में। और 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकरण आदि से इन्हें सम्मानित किया गया। किनको? मेहरुनिसा परवेज लेखिका हैं उनको। अब देखिए संपादन भी इन्होंने किया। समरलोक त्रैमासिक पत्रिका है, इसके लिए भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा फिर फिल्म भी इन्होंने निर्माण किया है, देखिए फिल्म भी बनाई है। लाजो बिटिया पहले दूरदर्शन पर ये आता था, बहुत पहले। और देखिए टेलीफिल्म है ये। स्वतंत्रता संग्राम पर वीरांगना रानी अवंतीबाई पर भी एक धारावाहिक इन्होंने बनाया है, उसका निर्देशन किया है। अब देखिए जूठन तथा सोने का बेसर कहानियों पर भी दूरदर्शन धारावाहिक बने, जूठन और सोने का बेसर पर। अब देखिए कृति क्या क्या लिखी है, इनकी लिखी हुई कृतियां इसके अलावे क्या क्या है? आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला क्लास, सम्रांगण, पासंग आदि, ये उपन्यास है ये सब। अब देखिए आदम और हवा, टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, ठहरता कुतुब मीनार, रिश्ते, कोई नहीं, अम्मा, समर, लाल गुलाब, मेरी बस्तर की कहानियां आदि कहानी संग्रह। इतनी सारी कहानियां इन्होंने लिखी जो आपके पाठ्य पुस्तक में अभी आप पढ़ेंगे। वो कहानी कहाँ से ली गई है? बस्तर की कहानियों का एक संग्रह है, उसी कहानी का एक संग्रह आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जो अभी आप अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों इसका संदर्भ क्या होता है? जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसका संदर्भ होता है, संदर्भ कॉन्सेप्ट। अगर उसके बारे में आप जान जाएंगे तो आपको कहानी समझने में या कोई विषय समझने में आपको आसानी होती है। तो संदर्भ क्या है? देखिए संदर्भ है यहाँ प्रस्तुत कहानी, जो कहानी मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो प्रस्तुत कहानी, उनकी कहानियां अभी बताया मेरी बस्तर की कहानियों से ये ली गई है। यह छत्तीसगढ़ एक राज्य है, छत्तीसगढ़ के पिछड़े हुए इलाके में आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने के संघर्ष में एक बुजुर्ग शायर, उनकी एक खुदार बेटी, एक बुजुर्ग शायर है, बूढ़ा है, उनकी एक बेटी है और उनके बच्चे। खुददार किसको कहते हैं बच्चों? जो अपना कार्यभार, अपनी जिम्मेवारी, अपना खर्चा वर्चा खुद वहन करे, अपने कोशिश खुद करे, अपनी जिंदगी जीने की
करते हैं, दूसरे पर भार नहीं बनना, अपना जिंदगी के लिए स्वयं सोचना, उसको हम खुददार कहते हैं। तो उतनी गरीब अवस्था में इनकी बेटी जो है और बच्चे कैसे संघर्षरत रहते हैं, उसकी यह कहानी है। खुदार बेटी और बच्चों के बारे में बहुत प्रभावोत्पादक, मतलब आप पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा। जब कहानी आप पढ़िएगा तो लगेगा कि सचमुच यह कहानी हमें सिखाती है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ढंग से करीब से हमें बताती है और जितना बयान करती है उससे अधिक इशारों में भी बताती है। इशारा भी होता है जो हम समझते हैं। तो ये हुआ आपका संदर्भ। अब देखिए आगे, ये नई कहानी। देखिए कहानी की विद्या, जैसे उपन्यास होती है या भारतेंदु युग, उसके बाद की कहानी, ये आधुनिक युग की कहानी की यात्रा है। तो नई कहानी के अंतर्गत ये ली गई कहानी है। नई कहानी की कहानियां कैसी होती हैं? जैसे हमारे परिवेश में जो हम आसपास जो बुराइयां देखेंगे या अच्छाइयां देखेंगे, उस पर हम लिखते हैं। हमारी मानसिकता पर यह कहानी होती है, हम कैसा सोचते हैं, कहाँ पर हम मन को दबा देते हैं। इन सारी कहानियों को नई कहानियां की दर्जा दी गई है। तो देखिए नई कहानी, नामवर सिंह नई कहानी के बारे में इनका विचार क्या है, अब हम सब जाने। देखिए कहानी छोटा मुंह बड़ी बात करती है। कह ये कहानी छोटी तो जरूर है, लेकिन हमें बहुत कुछ कह जाती है। क्या? आज की हिंदी कहानियों चित्र संघर्ष चाहे नैतिक हो, कह रहे कि आज के युग संघर्ष ही संघर्ष है। जहाँ देखिएगा पढ़ने में संघर्ष, कोई काम करने में संघर्ष, जहाँ जाइएगा लगेगा कि आसानी से मेरा काम नहीं हो रहा है, उसके लिए आप मानसिक परेशान होंगे। उसको हम संघर्ष नाम देते हैं कि बिना संघर्ष के, कहते भी हैं कि आज के युग में बिना संघर्ष के कुछ होने वाला है, संघर्ष से ही। तो ये नई कहानियों का देन है कि संघर्ष होगा ही। लिखा हुआ है कि आज की हिंदी कहानियों चित्र संघर्ष चाहे नैतिक हो या नैतिकता हो, अच्छाइयों के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। चाहे नैतिक हो, चाहे आर्थिक हो, पैसा कौड़ी की बात हो, या पारिवारिक, परिवार में भी कलह कलेश होते रहते हैं किसी किसी चीज के लिए, या राजनीतिक हो। आज की परिस्थिति का संघर्ष, संघर्ष हर जगह है। समझ रहे हैं आप लोग? संघर्ष हर जगह है। सदियों पुरानी समस्याओं को भी आज की कहानियों का किसान, पहले किसान पर आप प्रेमचंद जी की कहानी सुने होंगे, उससे कुछ अलग आज की कहानी आपको लगेगी। दूसरी है, यहाँ अपने आप में आदमी परेशान है, कोई काम होता नहीं है, 10 तरह की परेशानियां आ जाती हैं। संघर्ष करते करते वो काम होता है। तो वो कहानी सब नई कहानियों के अंतर्गत आएंगी। पुरानी समस्याओं को भी आज की कहानियों का किसान, देखिए आज की कहानी में किसान या निम्न मध्य वर्गीय कोई शहरी व्यक्ति नए स्तर पर तथा नए रूप में झेल रहा है। जो भी समस्याएं हैं पहले जैसा नहीं, नए रूप में हम उसको झेलते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। संघर्ष ही संघर्ष, हर जगह संघर्ष। तब समझ गए होंगे? हाँ, अब आपको पात्र की जानकारी मैं दे रही हूँ। पात्र किसको कहते हैं? जो जो भूमिका निभाते हैं, होते हैं। एक राजा था, एक रानी थी, वैसे ही इस कहानी में भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर कहानी है। तो देखिए सबसे पहले हैं, अच्छा इससे पहले आप शब्द निधि समझते हैं किसको कहते हैं? मीनिंग, जिसको हम अंग्रेजी में मीनिंग बोलते हैं, इसके मतलब क्या होता है थोड़ा सा मीनिंग देख लीजिए। देखिए मीनिंग में है बासी। बासी तो आप जानते हैं, बासी रात का बचा हुआ को हम बासी कहते हैं, जो ताजा न हो। अब देखिए बरखुरदार उर्दू शब्द है, खुश नसीब बेटा, खुश नसीब या बेटा उसको कहते हैं बरखुरदार। अब देखिए दालान, बरामदा को हम दालान बोलेंगे। बावर्ची खाना, रसोई घर को कहते हैं। जाफरी, बांस या लकड़ी से बनी हुई टट्टी को हम जाफरी कहेंगे। मुशायरा किसको कहेंगे? कवि सम्मेलन को हम मुशायरा बोलते हैं। कवि सम्मेलन जो होता है उसको मुशायरा नाम भी देते हैं। तखत, चौकी को हम तखत बोलते हैं। खाला मौसी को कहते हैं। गुसल खाना, स्नान घर को, हम लोग जो बाथरूम होते हैं ना, तो गुसल खाना स्नान घर को कहते हैं। निपुण मतलब दक्ष, किसी काम में दक्ष हैं तो उसको कहेंगे कि आप निपुण हैं। उस्ताद, देखिए उस्ताद कहते हैं, अब बार बार सुनते हैं उस्ताद, गुरु को उस्ताद कहते हैं। हम लोग गुरु बोलते हैं, उर्दू में गुरु को उस्ताद बोलते हैं। और शागिर्द, शिष्य को शागिर्द बोलते हैं, शिष्य को शागिर्द बोलेंगे।
पेवन, आप लोग देखे हो पेवन, जहाँ पे लोग पेवन करता है, जो कपड़े में साट साट कर पहनते हैं उसको पेवा टुकड़ा, जिससे कपड़े के छेद को ढका जाए उसको हम पेवन बोलते हैं। अफसोस मतलब दुख, स्तब्ध, भौचक्का हो जाना। सुराख मतलब छेद। चट्टी, देखिए सस्ती चप्पल को हम चट्टी देखिए लिखा हुआ। वजीफा, पेंशन को वजीफा बोलते हैं। गुलदान, वह पात्र जिसमें तरह तरह के फूल सजाए जाते हैं उसको गुलदान कहते हैं। अब देखिए हम चले अब पात्र का परिचय करने। पात्र हैं शांता साहब। शांता साहब हुए, ये क्या है? ये शायर है, ये शायर है, ये शायरी करते थे। इकबाल के जमाने के शायर थे। इकबाल आप लोग को पता होगा, इकबाल कौन सा गाना लिखे हैं? राष्ट्रीय गाना है ना ये, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनके साथ इनकी शायरी होती थी। फातिमा कौन है? विधवा बेटी है इनकी, जो मिडिल स्कूल, उर्दू की मिडिल स्कूल की शिक्षिका है। सोफिया कौन है? विधवा बेटी की बेटी है, शांता साहब की नतनी हुई, इसका नाम क्या है? सोफिया। ये 7 साल की बच्ची है और छोटे से ही पढ़ने लिखने नहीं जाती, इसलिए कि गरीबी इतनी है कि लकड़ी के बिजनेस में इनको बैठाया गया है, लकड़ी बेचने के लिए। उसके चलते बेचारी पढ़ने नहीं जाती है, घर का काम बाकी समय में करती है और लकड़ी बेचने का काम भी करती है। अब देखिए जावेद कौन है? जावेद शांता साहब का ये नाती है। ये बच्चा 3रा क्लास में पढ़ता है, ये पढ़ता है लेकिन और बाकी समय में घर का काम करता है। और शमीम कौन है? शमीम जो है शांता साहब के प्रशंसक है, प्रशंसक। ये जब शायरी करते थे तो ये प्रशंसक इनके यहाँ ये आए हैं और इनके घर के जितने परेशानी में इनकी जिंदगी है उसकी चर्चा एक कहानी के माध्यम में हमारी लेखिका जो है इनके मुंह से ही करवाई है। अब हम इस कहानी का सारांश को पढ़ें। देखिए, मेहरुनिसा परेज लिखी भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में एक शायर के जीवन का मार्मिक वर्णन है। एक शायर है, अभी पता है शायर कौन है? शांता साहब हैं। उनके जीवन का मार्मिक वर्णन। पहले तो अच्छे दिन थे उनके, शायरी करते थे। इकबाल शायर के साथ वो शायरी करते थे। इतने अच्छे शायर थे कि दूर दूर तक उनको लोग जानते थे इनके बारे में। देखिए, शांता साहब के इतने बड़े शायर थे ये कि इनके जो दूर दूर से लोग जानते थे और वो मानव जीवन के अनेक पहलुओं को थोड़ा सा जान जाइए कि इसमें क्या है। मानव जीवन के अनेक पहलुओं को अत्यंत कुशल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें इस कहानी में जीवन के उतार चढ़ाव का मतलब कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन आते हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा आपको मिलेगी। लेखिका ने समाज की विसंगतियों एवं लोगों की मानसिकता का सशक्त एवं सजीव विसंगति, जैसे समाज में है, जब आप अच्छे दिन रहेगा तो सारे लोग आपके साथ मिलकर रहेंगे और जब आपके अच्छे दिन नहीं रहेंगे तो जो आपके जाने पहचाने लोग भी हैं आपसे दूर हो जाएंगे, बातचीत भी करना अपने को अच्छा नहीं समझेंगे। वही विसंगति एवं लोगों की मानसिकता, कैसी मानसिकता हो जाती है उसका वर्णन इस कहानी में आपको मिलेगा। सशक्त एवं सजीव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया इस कहानी द्वारा लेखिका की विद्वता, लेखिका हमारी कितनी विद्वतापूर्ण इस कहानी की चर्चा की है, इसका वर्णन हमें देखने को मिलेगी। समाज के अनछुए पहलू, ये लेखिका का ये ऐसी पारखी इनकी दृष्टि थी, अनछुए जिनको लोग ध्यान नहीं देते हैं, उन वस्तु
विषयों को, उन विषयों को ये अपना लेखनी का विषय बनाती हैं। उनको कहेंगे अब अनछुए पहलुओं। ठीक है, अब आप कहानी सुनिए। देखिए, शांता साहब के घर समीम आते हैं। ये पहले बहुत अच्छे इनके दिन थे, ये अच्छे दिन थे, दूर दूर ये जाते थे शायरी करने। इकबाल भी इनके मित्र थे, उनके साथ भी ये बहुत दिन तक शायरी किए। तो उस जमाने में लोग इनकी जो शायरी थी रेडियो पर भी सुनी जाती थी। दूर दूर से एक शायरी को बार बार पढ़वाया जाता था। तो लेकिन जब इनकी अब क्या है, और इनकी बेटी है, विधवा लड़की है, तो विधवा बेटी वो स्कूल में पढ़ाती हैं, उसी से खर्चा इनका चलता है। इनको सरकार जो है 100 रुपए का इनको पेंशन देती है, उसी से इनका घर चलता है। और वो भी जो है बहुत दौड़ धूप करने के बाद इनका पेंशन चालू हुआ है। और बच्चे जो हैं, 2 घर में इनकी नाती और नतनी हैं। तो एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्ची नहीं पढ़ती है, नतनी नहीं पढ़ती है। क्यों नहीं पढ़ती है? वो पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ती है। ये अपने घर के टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण मकान में ये रहते हैं। और घर के जो दरवाजे पर थोड़ा सा जगह बचा है, वहाँ लकड़ी का दुकान खुलवा दिए। उस दुकान में एक छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची, बताइए, छोटी सी बच्ची और निपुण हो गई। यहाँ समीम साहब, समीम जो इनके प्रशंसक हैं, इनके घर में वो जाते हैं। और जाने के बाद उस शुरू से ही सारे कहानी के पात्र में हमारी जो लेखिका है उनके मुंह से ही वर्णन करवाती हैं। तो देखते हैं, जाते ही जाते शांता साहब से मिलते हो, इनके गले लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद इनको बैठने के लिए दिया जाता है, आगे बढ़ते हैं। उनकी पत्नी से भेंट होती है, उनकी पत्नी को प्रणाम करते हैं, लेकिन पत्नी कुछ बोलती नहीं है, अंदर वो चली जाती है। इनको लगता है कि शायर साहब इतने बड़े शायर हैं, एक बहुत अच्छा इनका मकान होगा, इनके घर के अच्छे सब कुछ होंगे। लेकिन जाते हैं तो जैसी सोची समझी वैसी कुछ नहीं है, एकदम जीर्ण शीर्ण मकान में इनका रहना है। पुराने फर्नीचर सब हैं, जैसे तैसे इनका जिंदगी कट रही है। तो बच्चे और इनकी बेटी जो है सब अपने में कमाते हैं और उसी के अनुसार इनका घर चलता है। और ये जो समीम साहब हैं, इनको खाना पीना ये है कि लोगों में सच्चाई है, जो भी है दिल के सामने इनके पास खाना हो या जो भी बात हो उसमें सच्चाई देखते हैं। और एक बात और इनको देखने को मिलता है, वो बच्चे जो हैं बड़ा हर काम अपना लगन से करते हैं, कहीं ढिलाई नहीं बरतते, अपनी ईमानदारी से हर काम को करते हैं। ये इनको बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो हैं वक्त का पालन, वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं, वक्त का सदुपयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा है। क्षमता का अपूर्व परिचय मिलता है कहानी शांता साहब नामक एक जानी मानी प्रसिद्ध वयोवृद्ध शायर के मान से प्रारंभ होती है। मान, पहले जब शायर करते थे तो मान, बहुत इनका मान था। शायर साहब समय की मार के साक्षी, समय बदल गया, उसका साक्षी गवाह खुद है। तभी वह महाकवि इकबाल के मित्रों में हुआ करते थे तथा उनके साथ बड़े बड़े मुशायरों में सादर आमंत्रित किए जाते थे। इकबाल के साथ ही शायरी करते थे और उनके साथ इनको बुलाया जाता था। किंतु वे पूर्णतः उपेक्षित जीवन अब बिता रहे हैं। अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षित मतलब अच्छा जिंदगी अब नहीं बिताते। उनकी धर्मपत्नी, एक विधवा बेटी तथा एक नाती एवं नतनी का एक छोटा सा इनका परिवार है। जीर्ण शीर्ण मकान में एकांतवास का जीवन, जीविकोपार्जन के लिए अपर्याप्त आमदनी तथा दयनीय स्थिति उनकी नियति बन गई है। जैसे तैसे गुजारा करते हैं, बेटी का कुछ पैसा, कुछ बच्ची, छोटी बच्ची कमाती उनकी नतनी, कुछ इनका पेंशन, उसी से इनका घर चलता है। शांता साहब के प्रशंसक समीम जो इनके साथ शायरी प्रशंसक है, माने इनको इनकी शायरी इनको बहुत अच्छा लगता है, इनसे मिलने गए उनके घर, वो है समीम जब दूसरे शहर से उनसे मिलने आते हैं तो उनकी प्रसिद्धि के विपरीत घर की स्थिति देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। स्तब्ध मतलब ये कल्पना किए हुए हैं कि जाएंगे तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ये शायर हैं, सब कुछ इनके पास होगा, लेकिन देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं इनकी दुर्दशा, इनकी अस्त व्यस्त जिंदगी को देखकर।
उनके घर के सामने एक पेड़ के नीचे उनकी जलावन की लकड़ी की दुकान है। घर के सामने पेड़ है, वहाँ लकड़ी के जलावन की दुकान है। उनकी बेटी एक उर्दू प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। उन्हें सरकार की ओर से 100 रुपए की पेंशन मिलती है। किनको मिलती है पेंशन? सांदा साहब को 100 रुपए की पेंशन मिलती है। इन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता है। उन्हें सरकार की स्वार्थपरता, इन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता है। वर्तमान समाज की स्वार्थपरता तथा अपनी उपेक्षा का विवाद उनके उद्गारों में स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। व्यथा की झलक निम्नोक्त पंक्तियों में हमें देखने को मिली। देखिए क्या उन्हीं की बात में जुबान में क्या लिखते हैं। हम लोग तो और नंगे हो गए हैं बेटा, मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे। क्या कह रहा है? कौन कह रहे हैं? संदा साहब कह रहे हैं। संदा साहब कि हम लोग तो और नंगे हो गए हैं बेटा, मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे। 2 दौर के मतलब अच्छे दिन देखे थे, अब बुरे दिन को देख रहे हैं, इसलिए 2 दौर देखे हैं। अपने स्वर्णिम अतीत को याद कर वे उद्विग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब वे अप्रासंगिक हो गए। कहते हैं कि अब मैं कोई काम का नहीं रहा, अब मेरे रहने का कोई मतलब नहीं, इसलिए अप्रासंगिक यहाँ पर शब्द आया। समीम साहब की उनकी नतनी सोफिया के प्रति असीम सहानुभूति है। जो समीम उनके घर के दोस्त हैं, जो सोफिया लड़की है जो लकड़ी बेचती है, उसके प्रति बड़ा हमदर्दी है। इसलिए कि छोटी सी बच्ची 7 साल की बच्ची इतने काम में निपुण है, इसको देखकर ये मने मन बहुत ही हृदय इनका व्यथित हो रहा है। उन्हें इस बात का दुख है कि 7 वर्ष की वह लड़की विद्यालय पढ़ने नहीं जाती, लकड़ी की दुकान पर बैठती है तथा घर का काम करती है। इस प्रकार शांता साहब की पीड़ा समीम को उद्विग्न करती है। मतलब ये सब देखकर उनके मन में बहुत दुख होता है। किनको? समीम को, जो उसके वहां से लौटते समय स्पष्ट झलकती है। जब वो आते हैं इनके घर से तो मन में एक पीड़ा लेकर आते हैं। कौन आते हैं? समीम साहब। कि वो जो लड़की है बेचारी जब जाते हैं तो देखती है कि फिर अपने काम पर लगी। वो घटना, वो जो देखते हैं उस लड़की को लकड़ी के पास बैठकर लकड़ी बेचते, इनका मन बहुत द्रवित हो जाता है, स्पष्ट झलकते हैं। इस कहानी द्वारा विदुषी कहानी लेखिका ने मनुष्य की स्वार्थपरता का भी सफल चित्रण किया है। यहाँ पर स्वार्थपरता से क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब है कि मनुष्य, सांदा साहब ही हैं, उनकी माँ है, स्वार्थपरता इसलिए कि वो छोटी सी बच्ची को पढ़ा नहीं रहे हैं, उसे लकड़ी बेचने के काम में लगाए हैं, इसलिए स्वार्थपरता जैसा शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। उस घर के लोग जो हैं उससे काम ले रहे हैं, उसको पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने का उम्र है और वो काम कर रही है, वो पैसे कमा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सांदा साहब स्वयं है। वो भी जो है अब उनको भी समझना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब शायरी हमारे नए पीढ़ी करेंगे, लेकिन वो भी लालायित हैं कि मेरे पढ़ने वाले दिन कितने अच्छे थे, अब मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई उतना मान सम्मान नहीं देता है, जसगान नहीं देता है। देखिए कहानी लेखिका इस प्रयास में पूर्ण सफल हुई। कहने का मतलब ये कहानी आपकी खत्म हो चुकी। कह रहे हैं कि लेखिका जो है जो कहना चाहती थी अपनी कहानी के माध्यम से कहने में सफल हुई है। उम्मीद है कि आप कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आपको मैं प्रश्न उत्तर की तरफ ले जाती हूँ। देखिए इसमें प्रश्न क्या क्या है, आप लोग इसे बताइएगा। और देखिए एक बात और, पहले सांदा साहब हिंदुस्तान के सबसे पुराने शायरों में से तो थे ही। इकबाल और इनका बहुत दिनों का साथ रहा था, यह भी इनको खलता था। तो मैं इकबाल के साथ शायरी किया था, जो उर्दू के शायर हैं।
आज मेरी यह स्थिति हुई, यह इनको बहुत खलता है। और मन में प्रसन्नता भी हो रही है। किनको प्रसन्नता हो रही? समीम साहब कि मैं प्रसन्न इस बात से हो रहा हूँ कि घर का एक एक सदस्य जो है कैसे समय को जीना जानते हैं, समय को जी रहे हैं, एक एक क्षण को जीना जानता है इस घर के लोग। इस बात से वो खुश हो रहे हैं। जावेद और सोफिया जो है कैसे समय का सदुपयोग छोटा बच्चा जो है करना सीख लिया। ठीक है, प्रश्न देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि शायर को, पहला प्रश्न तो आपका है कि जावेद और सोफिया इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। जावेद और सोफिया, जावेद और सोफिया के बारे में तो आप लोग लिख लेंगे। जावेद कौन है? जावेद शानदार साहब का पोता है, पोता नहीं नाती है, और वो तीसरे क्लास में पढ़ता है और अपने काम के प्रति वो तत्पर है, अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है और पढ़ाई भी करता है। और सोफिया जो है 7 साल की बच्ची है, जो वो भी लकड़ी बेचने का काम बहुत तत्परता के साथ करती है, और जो बचे हुए काम जो है घर का भी वो करती है। तो आप लोग लिख लेंगे, उम्मीद है। दूसरा प्रश्न है, पुरानी बातें शानदार साहब को क्यों पीड़ा दे रही थी? पुरानी जो बातें थे शानदार साहब क्यों दुखी थे पुरानी बातों से? इसलिए दुखी थे कि वो इकबाल के जमाने के शायर थे। पहले उनको समाज में पूछ थी, चारे मुशायरा में उनको बुलाया जाता था, लेकिन अब वो उन्हें कोई पूछता नहीं, इसीलिए वो दुखी होते हैं। उस जमाने में रेडियो पर मेरी शायरी आती थी और एक ही शायरी को 10 बार पढ़ने के लिए लोग कहते थे। अब आज ऐसा समय आ गया कि मुझे कोई पूछता नहीं, इसीलिए दुखी होकर कहते हैं कि शायर जब शायरी करे उसी समय उसे मर जाना चाहिए, जीवित नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि जो मरे हुए शायर हैं उनकी पूछ तो होती है, लेकिन मैं जीवित हूँ और मरा नहीं, तो मुझे लोग अनदेखा करते हैं, इसलिए वो पीड़ित हैं और दुखी हैं। ठीक है, फिर आगे है आपका कहानी में समीम की भूमिका का वर्णन अपने शब्दों में करें। समीम कौन थे? समीम शानदार साहब के प्रशंसक हैं और उस घर में शानदार साहब के यहाँ गए हैं और पूरे कहानी का विवरण या उनके यहाँ जो कुछ देखे उस बातों को हमारी लेखिका जो है इनके मुंह से कहलवाई हैं। शानदार साहब के घर की परेशानी, उनके बच्चे के जो अच्छे गुण हैं, कैसे इनका घर चलता है, क्या उन लोगों से इन्होंने सीखा, क्या बातें इनके हृदय विदारक रही, इन सब बातों की भूमिका हम समीम के मुखारबिंद से सुने हैं और उसको आप लिख सकते हैं भली भांति। ठीक है, और आगे देखिए, शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हो, दीवाने हो। इस कथन के मर्म को अपने शब्दों में उद्घाटित कीजिए। देखिए, मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी से उद्धृत है, आप सब जान रहे हैं। उपयुक्त वाक्य कटु सत्य पर आधारित है। ये कटु सत्य है कि जब आदमी अच्छे वक्त में मर जाता है तो लोगों को याद रखते हैं, अब जब वक्त बीत जाता है तो लोग उसके उस जिंदगी से देखने लगते हैं। तो इनका कहना है जब शायर जिंदा रहे तभी उसे मर जाना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसा अगर बूढ़ा हो जाएगा और वो जिंदा रहेगा तो उसे कोई याद नहीं करेगा। अब देखिए प्रसंग है, शानदार साहब एक लव्य प्रतिष्ठित शायर है। एक समय था जब उनके लाखों प्रशंसक थे, श्रोतागण मुग्ध हो जाते थे, जो सुनते थे वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे, उनके शायरी हो जाते थे। उनकी कविता, देखो शायर को कविता भी बोलते हैं, उनकी कविता एक एक कविता को पुनः सुनाने के लिए आग्रह किया जाता था, कहा जाता था कि आप अपनी कविता को कहिए। श्रोताओं की तालियों से पूरा सम्मेलन स्थल गूंज उठता था। महाकवि इकबाल उनके समकालीन थे।
महाकवि इकबाल उनके साथ दोनों रहते थे। शायरी की मंडली, वहाँ जो सम्मेलन मुशायरा होता था उसमें दोनों लोग जाते। अनेक प्रशस्ति पत्र एवं कवि इकबाल के साथ पत्राचार की एक लंबी श्रृंखला थी। ये उनके पत्र रखे हुए, जो इनको पत्र आया है सब एक बक्से में वो बंद करके रखे हुए, उससे पढ़ कर कभी खुश भी होते हैं, कभी दुखी भी होते हैं। सारे पत्र उनके पास हैं। अनेकों प्रशस्ति पत्र एवं कवि इकबाल के साथ पत्राचार की एक लंबी श्रृंखला थी तथा उन पत्रों से उनका बक्सा भरा हुआ था। उक्त पत्रों को बक्सा से निकाल कर वो समीर को पढ़ने हेतु देते थे। समीर को दे रहे थे, देखो समीर क्या जमाना था, मैं ऐसा था, अब देखो मेरी कितने गौरवशाली रहे होंगे वे दिन। सोचते हैं कि वो, अब समीर भी सोचते हैं जो उनके प्रशंसक है कि कितने वो गौरवशाली दिन थे। और आज देखो कैसी आगे की मानसिकता होती है। समाज सरकार जो है उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बेचारे खाने दिनचर्या के लिए तरस रहे। अब स्थिति यह है कि समय के थपेड़ों ने उन्हें अशक्त बना दिया। वृद्धावस्था में अब ऊर्जा एवं सामर्थ्य नहीं है, पहले जैसा तो है नहीं। योग्यता है किंतु ओजपूर्ण भाषा नहीं। कहने का मतलब कि योग्यता तो है लेकिन अब उतने ताकत से, उतने अंदाज से नहीं गा सकते। इन्हीं की एक भाषा में है कि मेरी तो अब लय है नहीं, गला वाले ही शायरी कर सकते हैं, मैं तो अब लय मेरे पास रहा नहीं, मैं अब सही से शायरी नहीं कर सकता। ओजपूर्ण भाषा में सशक्त अभिव्यक्ति की क्षमता का ह्रास हो गया। अतः अब न वह श्रोताओं और प्रशंसकों की भीड़ है और न ही उच्च सम्मेलन के लिए निमंत्रण, अब इन्हें कोई बुलाता भी नहीं। दूसरा प्रश्न और है आगे, हम लोग तो और नंगे हो गए हैं बेटा, मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे। इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताएं यहाँ की 2 दौर की चर्चा की गई। आपसे बताएं, एक इनका 2 दौर हुआ, एक अच्छे वक्त का जब ये शेर शायरी करते थे उस समय, और अब ऐसा हो गया कि शेर शायरी अब होती नहीं है, अब बुरे वक्त इनके चल रहे हैं, उसके बारे में ये चर्चा है। अब आगे देखिए, हम लोग तो और नंगे हो गए हैं बेटा, हम लोग तो और नंगे हो गए हैं बेटा, मैंने अपनी इन आंखों से 2 दौर देखे। इन कटु अनुभव से भुक्त भोगी केवल सांदा साहब ही नहीं वरन उनके जैसे असंख्य प्रतिभाएं हैं। हर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनका समय होता है, अच्छा वक्त होता है तो सारे लोग पूजा करते हैं, बाद में उनकी स्थिति कोई उन्हें पहचानता भी नहीं, देखता भी। अब आगे देखिए, तराजू के एक पल्ले पर धूप थी, दूसरे में आम की परछाई पड़ी थी। आम की परछाई वाला पल्ला नीचे था, मानो धूप और परछाई दोनों से तौला जा रहा। यह एक बिंब है, इसका अर्थ शिक्षक की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए ये दृश्य उस समय की है जब सोफिया जो है आम के पेड़ में लटका हुआ तराजू पर लकड़ी देखती है, तो एक पर धूप है और एक पर लकड़ी है, एक पर धूप है और एक पर लकड़ी है। तो एक परछाई आता है और एक पर, तो उस पर लिखे हैं कि अच्छे दिन और बुरे दिन से तुलना की। तो देखिए कहीं धूप कहीं छांव, कहते हैं ना, कभी धूप भी आता है कभी छांव भी आता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगे हुए दिल शीर्षक कहानी से उभरी इन पंक्तियों में कहानीकार ने सफलतापूर्वक जीवन के दोनों पहलू में क्या, अच्छे दिन खराब दिन, संपन्नता एवं विपन्नता, गरीबी और अमीरी, दोनों का जिक्र। 2 पलड़ा है तराजू का, एक अच्छाई का पलड़ा, एक आपकी तकलीफ बुराई का पलड़ा। यहाँ वो भी होगा, एक अमीरी की पलड़ा, एक गरीबी की पलड़ा। जीवन में सुख और दुख, धूप और छांव की भांति आते जाते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कहानीकार का आशय यह है, सुप्रसिद्ध शायर शांदा साहब के जीवन में दोनों प्रकार के दिन आए हैं। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने प्रसिद्धि और समृद्धि के सुखद दिनों में दिन व्यतीत किए, लेकिन अब दिन जो है उनका खराब हो चुका है। इस प्रकार प्रतीकात्मक ढंग से कहानीकार ने कहानी में अपने भाव व्यक्त किए हैं। समीर शायर साहब ने मिलने आते हैं, समीर जो है शायर साहब सांदा साहब से सांदा होगा मिलने आते हैं और दरवाजे के सामने पेड़ पर
तराजू टंगा है, उसका एक पलड़ा पर आम के पेड़ की छाया पड़ रही है, वह नीचे की ओर झुका हुआ है, जबकि दूसरा पलड़ा धूप में है, ऊपर की ओर उठा हुआ है। छांव में झुका हुआ पलड़ा शायर के समृद्धिशाली दिनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा धूप में ऊपर की ओर उठा हुआ जो है उनकी गरीबी और अभावों के वर्तमान दौर को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार यह एक बिंब है जिसका प्रयोग कहानीकार ने बड़े कुशल ढंग से किया है। ठीक है, और मैं सोच रहा था अगर आज इकबाल होते तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। अगर आज इकबाल होते तो क्या होता, अपनी कल्पना से उत्तर दें। तो आज इकबाल होते, इकबाल जो शायर हैं, तो देखते तो इनके दुख से दुखी होते, परेशान होते, हो सके इनको जो है इनकी बेरोजगारी या जो परेशानी है उसको तकलीफ दूर करने की कोशिश करते, फिर इनको समझाते, यही ना करते। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। जावेद विद्यालय जाता है पर सोफिया नहीं, क्यों? क्या यह सही है? कहानी के संदर्भ में ना पक्ष रखें, ये भी तो आप जानते होंगे। आगे बढ़ रहे हैं। इस पर इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है। इस कथन का क्या अर्थ है आप लोग सब जान रहे हैं, मैं कई बार बताई। और बच्चे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको अभ्यास कीजिएगा और लिखिएगा। और जो आपका पढ़ाई होती है गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से, उसको आप देखिए और उसका लाभ लीजिए। आप लोग समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।